सब्सक्राइब करें सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। आज मैं पार्ट नंबर 8 के साथ आया हूं जहां पे मैं एमसीक्यू कवर करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। मैंने पिछले 7 पार्ट बना चुका हूं इसी सीरीज़ में। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जेई में, गेट में या फिर डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर स्टेट के या फिर किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम्स या फिर आपके यूनिवर्सिटीज़ में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं वो मैंने पिछली 7 वीडियोस मतलब 7 पार्ट्स में कर चुका हूँ। ये हमारा 8 पार्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन और वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है the statement that the deflection at any point in a beam subjected to any load system is equal to the partial derivative of total strain energy stored with respect to the load acting at the point in the direction in which the deflection is desired is called, या वो हमारा सेकंड थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो है, मैक्सवेल लॉ है या बेटिस लॉ है। तो अगर याद करना हो कि वो कैस्टिग्लियानो वाला कौन सा फॉर्मूला है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि इसने ये क्या है कि इट इज सब्जेक्टेड टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू से कर देंगे डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू लोड एक्टिंग, तो पी से डिनोट कर दिया। तो हमें क्या आएगा उस टाइम पे, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू यूपी बाय मतलब स्ट्रेन एनर्जी बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लोड। तो ये हमारा फर्स्ट वाला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, अभी याद करना हो तो इसमें याद रखना एक शॉर्टकट ट्रिक है। हमारा एक स्टेट है यूपी, तो यूपी से याद रखना फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड के लिए क्या होगा, पी इधर आ जाएगा और सिग्मा मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, ये वाला हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यूपी वाला फर्स्ट हो जाएगा इतना और ये वाला हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद सकते हो। partial derivative of strain energy with respect to load give deflection, whereas partial derivative of strain energy with respect to deflection give us load। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फॉर अ फिक्स बीम द स्लोप एट द सपोर्ट विल बी। कोई भी हमारे पास एक फिक्स बीम है, ठीक है, हमारे पास फिक्स बीम है एक, ठीक है, दोनों तरफ फिक्स बीम है। अब मान लो इसमें पॉइंट लोड लग रहा है या फिर यूडीएल लग रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, स्लोप क्या होगी, एक हमारा होता है स्लोप जिसको हम डोनेट करते हैं थीटा से, एक होता है हमारा डिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको हम इससे डोनेट करते हैं। तो इस केस में ये पूछ रहा है कि फिक्स्ड एंड केस में हमारी स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी। ठीक है, तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम हमेशा जो स्लोप होती है वो हमारी क्या होती है, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि स्लोप तभी आएगी क्योंकि उसमें हमारी कोई मूवमेंट होगी, मतलब कोई हमारी डिफ्लेक्शन हो पाएगी, मतलब डिफ्लेक्शन तो होगी बट उसमें स्लोप नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ज़ीरो। ठीक है, इन केस ऑफ फिक्स्ड बीम कोई भी लोड लग रहा हो तो हमारी स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम। हम एक कॉलम को शॉर्ट कॉलम कब कहते हैं, व्हेन इट्स लेंथ इज वेरी स्मॉल, its cross section area is small, the ratio of its length to the least radius of gyration is less than 80, the ratio of length of least gyration radius of gyration is more than 80। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगर हमारा L बाय आर, ठीक है, लेंथ बाय आर डिनोट फॉर, या फिर आर या के से कहीं से भी नोट कर सकते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडरलेस रेशियो कहते हैं, जिसको डोनेट करते हैं हम लैम्डा से। ठीक है, अगर ये 80 से कम हो तो उसको हम डोनेट करते हैं शॉर्ट कॉलम में। ठीक है, अगर हमने सिर्फ दो में डिफाइन करना है, सिर्फ दो में डिफाइन करना है लॉन्ग और शॉर्ट में, तो जो 80 से ग्रेटर होंगे वो हमारे लॉन्ग में आ जाएंगे, और अगर हमें शॉर्ट में करना है जो 80 से कम होंगे वो शॉर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। सी क्या है हमारा, रेशो टू इज लेंथ ऑफ गायरेशन इज लेस देन 80, तो ये हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, इन केस अगर हमें सब पूछा हुआ तो वैसे एक हमारी अगर हमें मीडियम कॉलम में डिफाइन करना तो वो होता है 0 से लेके 32 टू 80 एंड मोर देन 80।
अगर एक्चुअल में ये होता है कि इनके बुक्स में अगर वैसे दिया हो तो ये शॉर्ट होता है, ये इंटरमीडिएट या फिर मीडियम कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है, मीडियम या इंटरमीडिएट, और जो 80 से ग्रेटर होता है वो लॉन्ग में आता है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थिक सिलेंडर सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P, ठीक है, एक थिक सिलेंडर है जिसके अंदर इंटरनल प्रेशर लग रहा है P, द रेडियल स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, जो रेडियल स्ट्रेस होगा उसकी थिकनेस के, ठीक है, एक कोई सिलेंडर है मान लो, अब उसके अंदर इंटरनल प्रेशर लग रहा है, मतलब यहाँ अंदर की तरफ से वो फैल रहा है, ठीक है, तो जो रेडियल स्ट्रेस होगा उसकी थिकनेस, जो उसकी थिकनेस है, ठीक है, ये इसकी कोई थिकनेस होगी, साइड में इसकी जो थिकनेस है ये यहाँ से, ठीक है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज, तो वो क्या होगी, मतलब उसमें उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो इनर सरफेस जो होगी वो हमारा अंदर से तो कम, वो मतलब एक्सपैंड अंदर से कम होगा बट बाहर से वो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लो ये सिलेंडर है अभी एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, तो जो इसका जो रेडियल स्ट्रेस है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होगा और बाहर की तरफ कम होगा, क्योंकि अंदर की तरफ प्रेशर है, अंदर की तरफ प्रेशर है इसका मतलब अंदर टेंसाइल फोर्स है, अगर वो बाहर से एक्ट होता तो कंप्रेशन फोर्स होती है, अब अंदर से रिएक्ट हो रहा है इसका मतलब ये फूलेगा, और अब इसी को हम ऐसे कर लें तो ये इसकी शेप कैसे हो जाएगी, थोड़ी देर बाद अगर इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जा रहा है तो ये थोड़ा फूल जाएगा साइड साइड से, ठीक है, तो इसमें इंटरनल प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो हमारा आंसर देखना पड़ेगा कि कौन सा है, मैक्सिमम एट द इंटरनल सरफेस एंड मिनिमम एट द आउट सरफेस, और डी है हमारा मैक्सिमम एट द इनर सरफेस एंड आएगा, एरिड नहीं आएगा, जीरो एट द आउटर सरफेस, ठीक है, सो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट बीम इज कंसीडर टू बी मेड ऑफ, जो हमारी आरसीसी बीम होती है, ठीक है, आरसीसी बीम होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन में है, क्या वो होमोजीनियस मटेरियल होता है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का मटेरियल होगा, पर जो हमारे आरसीसी होती है उसमें हमारा क्या होता है, सीमेंट होता है, एग्रीगेट्स होते हैं, फिर हमारा स्टील होता है, ठीक है, तो होमोजीनियस नहीं हुआ, उसके बाद बोल रहा है कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल होता है तो दो अलग मटेरियल से बना हो, बट हेटेरोजीनियस मटेरियल होगा इसका आंसर, क्योंकि ये मेनली हमारा सीमेंट और स्टील से बना होता है, कंक्रीट या फिर स्टील जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो आंसर शुड बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलम दैट फेल ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड, कोई भी कॉलम है, ठीक है, कोई कॉलम है उसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, उसकी वजह से वो डायरेक्ट लोड लग रहा है, वो उसकी वजह से वो फेल हो जाता है, ठीक है, मान लो वो फेल हो गया, टूट गया वो, ठीक है, तो वो किस, उसका मतलब क्या हुआ, उसको उससे मतलब हम क्या ले सकते हैं कि कोई कॉलम जो फेल हुआ डायरेक्ट स्ट्रेस से, तो वो हमारा कौन सा कॉलम होगा, वो होगा शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम जो होता है हमेशा दो, देखो लॉन्ग कॉलम जो होता है हमेशा बकलिंग से फेल होता है, ठीक है, ये याद रखना आप, लॉन्ग कॉलम ऑलवेज फेल ड्यू टू बकलिंग, ठीक है, वेरा शॉर्ट कॉलम जो होता है हमारा वो क्रशिंग से होता है, ठीक है, क्रशिंग मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस उस पर पड़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अगर डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ेगा तो उसके ऊपर अगर डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ेगा तो उसको मतलब वो क्रशिंग से फेलियर होगा, ठीक है, सो आंसर शुड बी शॉर्ट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थिन सिलेंडर शेल of diameter d, length l and thickness t is subjected to internal pressure p, the longitudinal stress in a shell is, ठीक है, तो इसमें हमारे पूछ रहा है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, अब हम आपने इसमें केस स्टडी किया होगा, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है, सर्कम, थोड़ा टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक होता है हमारा सर्कमफ्रेंशियल, हुप, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल, ठीक है, अब ये आप बोलोगे चार है पर हमने तो दो ही पढ़े हैं, अब इसमें याद रखना सर्कमफ्रेंशियल, सर्कमफ्रेंशियल और हुप और लॉन्गिट्यूड और एक्सियल ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं, सर्कमफ्रेंशियल और हुप सेम होता है और लॉन्गिट्यूड और एक्सियल सेम, इसमें हमसे पूछा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल पूछा है, अब जो हुप स्ट्रेस होता है या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है वो होता है पी डी बाय 2t, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल होता है पी डी बाय 4t, ठीक है, सो ये याद रखना आप, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, पी डी बाय 4t, क्योंकि हमसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा है।
अगर हमसे हुप या सर्कमफ्रेंशियल होता है तो आंसर हमारा बी हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग a uniformly distributed load of W per unit length will be, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब उसके ऊपर यूडीएल है, ठीक है। उसका जो यूडीएल है वो W पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। उससे वो चल रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। सो इन केस ऑफ यूडीएल जो हमारा डायग्राम होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केसेस है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, या फिर आपको अभी नहीं आएगी तो वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूडीएल, सो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पैराबोलिक, ओके। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंप्रेशन टेस्ट इज कैरिड ऑन, ठीक है। कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन टेस्ट है। अब एक टेस्ट होता है कंप्रेशन टेस्ट होता है और एक टेंसाइल टेस्ट होता है, टेंसाइल और कंप्रेशन, ठीक है। टेंसाइल हमेशा डक्टाइल मटेरियल के, याद रखना डक्टाइल के लिए होगा, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल में हमारा कौन सा आता है, माइल्ड स्टील। कंप्रेशन में ब्रिटल, ठीक है। और एग्जांपल कास्ट आयरन, ठीक है। सो कंप्रेशन टेस्ट इज ऑलवेज, ऑलवेज नहीं मतलब उसमें जो मोस्टली जो टेस्ट होता है इज कैरिड ऑन ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। सो आंसर ऑफ 9th इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लोजली coiled helical spring is cut into two halves, the stiffness of the resulting spring will be, ठीक है। हमारा हेलिकल स्प्रिंग है। अब मैं इसको फॉर्मूले के साथ आपको बताता हूँ। तो उसमें होता है कि जो आपने पढ़ा होगा स्टिफनेस जिसको हम डोनेट करते हैं के से, ठीक है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर नंबर ऑफ कट्स बोल सकते हैं, जिसमें एक मतलब एक राउंड में आपके कितने वो हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ्स, मतलब उसके दो वो कॉइल्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो एक कोई स्प्रिंग है, इसको मैं बीच में से काट देता हूँ, तो पहले एक स्प्रिंग था, अब इसके दो कॉइल की स्प्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। अब जब हमारी एन पहले, जब हमारा एन जो था वो 1 था पहले, जब वो सिंगल स्प्रिंग था, जब उसको हमने 2 से काट दिया तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला होता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो अगर एन अगर उसको 2 होता है तो हमारा के भी क्या होता है, वो 2 हो जाता है, ठीक है। तो हमारी स्टिफनेस की वैल्यू जो हो जाएगी वो रिजल्टिंग स्टिफनेस की वैल्यू जो, अगर इसको 2 में काट दी है तो एन 2 हो गया, तो के भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर फॉर 10th विल बी बी, डबल। 11th, अ लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट द, एक क्लोजली कॉइल्ड स्प्रिंग होते हैं और एक लीफ स्प्रिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लीफ स्प्रिंग की खासियत क्या है, लीफ स्प्रिंग की ये खासियत है कि ये जो स्प्रिंग होता है हमारा, ठीक है, इसको हम थोड़ा डायग्राम फिर से बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई लीफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये होती है कि जो इसको हम सेंटर से सपोर्ट करते हैं और इसके साइड्स में हम लोड देते हैं, ठीक है। ये हमारे लीफ स्प्रिंग की खासियत होती है। सो आवर लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड एट द सेंटर एंड लोडेड एट द एंड्स, ठीक है। सो आंसर फॉर 11 विल बी बी। 12th, limit of eccentricity for a non-tensile condition of a column of a circular diameter d is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो लिमिट ऑफ इंसेंट्रिसिटी है फॉर टेंसाइल कंडीशन ऑफ अ कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन वो क्या होगी। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने ये कवर किया हुआ है। तो इसका आंसर जो होता है वो D/8 है। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं उस वीडियो को जाके, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी D/8। कोई सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, उसका ये D होगा और इसका ये हाफ D/2 होगा। अब इंसेंट्रिक फॉर नॉन टेंसाइल कंडीशन लिमिट ऑफ इंसेंट्रिसिटी विल बी D/8 इन इट्स कॉलम। क्यों होता है उसके लिए आप वीडियो देखना पड़ेगी आपको, ठीक है, पूरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस थ्रू इट्स CG इज। ठीक है, अब इनसे हमसे क्या पूछा, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस से पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तो सर्कुलर सेक्शन के बारे में पूछ रहा है ये, तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई d4/64। ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने अगर सेक्शन मॉडुलस निकालना है, सेक्शन मॉडुलस निकालने की तो हम उसको क्या करेंगे, आई, जो आई है उसको डिवाइड कर देंगे हम d/2 से। ठीक है, सो पाई d4/64 डिवाइडेड बाई d/2। ठीक है, 64 32 d³। ठीक है, सो आंसर विल बी डी, पाई d³/32। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a length of a conical bar I is I, ठीक है, L सॉरी L, ठीक है, diameter of the base is D and weight per unit volume is W, it is fixed at its upper end and hanging freely। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। एक कॉनिकल बार है हमारी, ठीक है, ये ऐसी बार है मान लो। ठीक है, इट इज़ फिक्स एट इट्स अपर एंड, यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, एंड हैंगिंग फ्रीली ऑन अदर एंड। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ अ बार अंडर द एक्शन ऑफ ऑन वेट। ठीक है, अब हमने इलोंगेशन निकाली है। ठीक है, उसमें इलोंगेशन कितनी होगी, अंडर इट्स ओन वेट। ठीक है, इसकी हमें लेंथ दी हुई है L, डायमीटर D दिया हुआ है और वेट पर यूनिट दिया है वो W दिया है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस कंडीशन, जो आइडल कंडीशन होती है हमारी, वो क्या क्या होती हैं। फॉर प्रिमिस्टिक बार अंडर ओन कंडीशन उसको कहता है WL²/2E। ठीक है, इन केस ऑफ अ प्रिज्मेटिक बीम हैविंग इट्स ओन वेट। ठीक है, उस केस में अपने वेट का जो लोड लगता है उसमें क्या होती है, हमारी जो डिफ्लेक्शन होती है या फिर जो हमारी जो हमने इलोंगेशन होती है वो कितनी होती है हमारी, WL²/2E। फॉर कॉनिकल बार इट इज़ गिवन बाय सिग्मा elongation is WL²/6E। ठीक है, सो आंसर विल बी C, WL²/6E। Next question, when a load on the free end of a cantilever beam is increased, failure will occur। ठीक है, एक हमारी कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हमें लोड लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर लोड मान लो इंक्रीज करते हैं, अगर 5 था उसकी जगह अब हमने 5 की जगह लोड बढ़ा के 10 कर दिया, तो उससे क्या होगा, फेलियर कहाँ अकर करेगा। अगर हम इधर लोड लगाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, एक मिनट, ये है, तो इसकी अगर इस पर लोड लगा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अगर ये नीचे की डिफ्लेक्ट होगी तो फ्रैक्चर कहाँ पे आएगा, फ्रैक्चर कहाँ आएगा, वो आएगा फिक्स्ड एंड में। ठीक है, पहले 5 था तो इतने में आ रहा था। ठीक है, 5 किलो न्यूटन पे इतना आ रहा था, अब 10 पे क्या होगा, और नीचे जाएगा, और एक टाइम पे क्या होगा, जब लोड इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा, तो बीम जो है यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो आंसर विल बी एट द फिक्स्ड एंड। ठीक है, सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने कवर किए हैं पार्ट नंबर 8 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसका पार्ट नंबर 9 भी जल्द आ रहा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने पूरे ढंग से समझाया हो आपको, एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आप सब्सक्राइब करें और लाइक करेंगे वीडियो को। थैंक यू, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।